वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई सेवे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आई उसको साझा करें। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, मैं आशा करता हूँ बेहतर तरीके से अपने आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उसकी रणनीति बना रहे होंगे। हालांकि कल का डीएनए नहीं आया था, आज दोनों डीएनए साथ में मैं अमर कुमार लेकर आया हूं। उससे पहले कुछ बातें उसे मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी समस्या हो, दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप युक्ति आईए से साझा कर सकते हैं, उसके समाधान ढूंढ सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिससे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करके जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आज क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया। हालांकि 2 दिन का डीएनए है, इसमें कुछ लंबा टॉपिक, लगभग 7 टॉपिक को शामिल किया गया जो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में दिखता है। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है इस वर्ष। तो वो क्या है, उसके संबंध में कुछ जानकारी जैसे देखते हैं। पहला है, भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने हाल ही में 19-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह सूचकांक 5 मापदंडों पर के आधार पर तैयार किया जाता है। वो क्या क्या है? पहला, मानव संसाधन और संस्थागत डाटा के संबंध या डेटा के संबंध में। अनुपालन क्या है उसके संबंध में। खाद्य परीक्षण सुविधा, परीक्षण और परीक्षण के संबंध में। फिर उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। ये 5 मानक होते हैं इस रैंकिंग के लिए। जो इसमें उच्च स्थान प्राप्त करता है उन्हें शीर्ष स्थान दिया जाता है। तो इन 5 मानकों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष स्थान को प्राप्त किए। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान है। तो यहाँ 2 रैंक है, ध्यान रखिएगा। बड़े राज्यों में कौन है आपको? बड़े राज्यों में गुजरात आएगा और छोटे राज्यों में यानी 2G आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मणिपुर और मेघालय है। और यहाँ पर आपको बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि छोटे राज्यों में कौन कौन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, और बड़े राज्यों में कौन कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी आप देख लीजिएगा। इस वर्ष खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर थीम जारी किया गया। वो क्या था? खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है। अर्थात ये कोविड-19 के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, क्योंकि जो जब से ये बीमारी आई है, खाद्य सुरक्षा एक खाद्य समस्या उभर कर सबसे बड़ा सामने आया है समस्या के रूप में। इसलिए इस बार का थीम इसे रखा गया है, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है। अर्थात अधिकार के तौर पर इसे माना गया है। तो यह विषय उन लोगों के लिए समर्पित जो आपूर्ति श्रृंखला में थे और लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित भोजन के निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जो उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य प्रगति कर रहे हैं, जो हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या व्यक्तिगत तौर पर निजी रूप से जो लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, उनको समर्पित करने के लिए ये सब बातें थीम के रूप में इस बार शामिल की गई है। अब देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून के डीएनए में इसके संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है, तो वहाँ भी आप जाकर डीएनए को देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में क्या बातें हैं। अब देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या बातें हैं। कुछ स्टैटिक्स बात इसकी है, क्योंकि संस्था जब भी करंट की बात होती है, करंट टॉपिक की बात होती है, तो उसका स्टैटिक्स पार्ट जो होता है, जो बेसिक पार्ट होता है टॉपिक में, वो प्रश्न यूपीएससी, पीसीएस, किसी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो उसको सामने देखते हैं क्या है। पहला है इसके टॉपिक, पहला टॉपिक में इसके अंतर्गत बिंदु आता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार का निकाय है? स्वायत्त निकाय है। ये एक स्वायत्त निकाय है। वो किस मंत्रालय के तहत है? MOHFW के तहत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान में देखिएगा। विगत वर्षों में भी इसे पूछा जा सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया, जो भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है। अर्थात एक कानून के तहत इसे लागू किया गया, लॉ के तहत लागू किया 2006 के एक्ट के तहत।
ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेता है। स्वास्थ्य की रक्षा करता है और इसको स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार है या उत्तरदायी है। इसकी अध्यक्षता एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे या तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या तो भारत सरकार के सचिव पद के नीचे के नहीं होते जाता है। जैसे सचिव रैंक के जो होंगे वो इस पद को धारण करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और साथ ही प्राधिकरण के 6 क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है, कोलकाता है, कोचीन है, चेन्नई है। तो जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है उसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्षेत्रीय कार्यालय के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मुख्यालय तो सभी लोग याद रखते हैं, पर क्षेत्रीय कार्यालय भी मुख्यालय के कोऑर्डिनेटर कार्य करता है रीजनल स्तर पर, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता, तो परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। इसके द्वारा अधिसूचित 14 रेफरल प्रयोगशालाएँ हैं। पूरे भारत में स्थित यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश प्रयोगशालाएँ और 112 प्रयोगशालाएँ FSSAI द्वारा अधिसूचित NABL के द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाएँ हैं। तो कहने का 14 रेफरल प्रयोगशालाएँ और जितनी भी यूटी केंद्र शासित प्रदेश वहाँ भी इसकी प्रयोगशालाएँ बनाई जाती है। साथ ही साथ 112 प्रयोगशालाएँ ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र के प्रयोगशाला है, जिसे मान्यता कौन दिया है, NABL के संबंध में। आप लोग NABL को सर्च कीजिएगा, ये क्या होता है, ये किस रूप से कार्य करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी एक टॉपिक है, पर इसे आप सर्च के लिए छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग सर्च करके कि क्या है, किस रूप से ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो क्या है, देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण क्यों ये माना गया है, 4000 करोड़ क्यों महत्वपूर्ण हो गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के लिए, जिसे दूसरे शब्द में कहा जाता है प्रति बूंद अधिक फसल, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक इसका सब टॉपिक है। 5 टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। तो इसके लिए 4000 करोड़ आवंटित किए गए। भारत सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए धन आवंटित किया। राज्य सरकारें लाभार्थी की पहचान करेगी। तो इसकी लाभार्थी की पहचान कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, इस किसे देना है। इसके साथ ही भारत सरकार ने विशेष नवाचारी परियोजना को लागू के लिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ 5000 करोड़ माइक्रो एरीगेशन फंड कॉपर्स का निर्माण की जानकारी दी। इसके लिए पिछले DNA में भी चर्चा की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं नाबार्ड के संबंध में चर्चा की, जो अतिरिक्त 5000 का जो इसे दिया गया एग्रीगेशन फंड दिया गया नाबार्ड, वो किस रूप से कार्य करेगा। तो DNA में देखिए आप लोग जो भी टॉपिक चर्चा होता है आने जो भी नेक्स्ट आगे आने वाला चर्चा, उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले पढ़ाई जा चुकी रहती है। तो आप लोग DNA को भी रेगुलर DNA को देखिए, क्योंकि जो कल पढ़ाया गया हो सकता है आने वाले समय में वो पढ़ाया जाएगा, या जो कल आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा वो पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे से इसी तरह जुड़े होते हैं। इसलिए DNA आप लोग डेली देखिए कौन सा टॉपिक कब आपको रिपीट करना पड़ जाए। तो इस संदर्भ में आप पहले ही, जब मान लीजिए नाबार्ड जिस दिन हम DNA में प्रिंस सर लिए होंगे, तो नाबार्ड को विस्तृत चर्चा की हो, तो एक बार जब नाबार्ड आज पढ़ लीजिए तो दोबारा कभी भी नाबार्ड की चर्चा है तो उसे ऐसा ना लगे कि आपको बार बार पढ़ना पड़े या बार बार DNA जाकर वहाँ देखिए, आप PDF बनाइए या किसी रूप से देखिए। तो ऐसा आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो भी स्टैटिक संस्था है अगर उसकी चर्चा एक बार कर दी गई है तो उसे बेहतर तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, अरे साल भर रिपीट होगा, वर्ष भर रिपीट होगा। ये मान लीजिए कोई भी संस्था जब भी चर्चा नाबार्ड के संबंध में आएगी किसी भी प्रकार से, तो वहाँ चर्चा जरूर होगी। तो आप एक बार में इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है माइक्रो एग्रीगेशन फंड कॉपर्स क्या है, ये देख लेते हैं। यह सूक्ष्म सिंचाई निधि उपयोग संसाधन जुटाने के सूक्ष्म सिंचाइयों को विस्तार के लिए किया जाएगा, अर्थात इसका जो भी फंड होगा सूक्ष्म संसाधन जुटाने के लिए होगा या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए होगा। अब तक सूक्ष्म सिंचाई निधि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए जारी कर दी गई है, यानी 2 राज्यों के लिए ये इरिगेशन फंड जो था वो जारी हो चुका है, शेष होना बाकी है। तमिलनाडु के लिए
478.79 करोड़ रुपया जारी किया गया। आंध्र प्रदेश के लिए 616.147 करोड़ जारी किए गए। तो आप लोग होमवर्क में आज देखिए कि बिहार, यूपी के लिए कितना एग्रेशन फंड, माइक्रो एग्रेशन फंड जारी किया जा चुका है या कब तक जारी करने की संभावना, आप लोग सर्च करके हमें होमवर्क के तौर पर आप लोग बताएं कि बिहार और यूपी में ये एग्रीगेशन फंड कितना जारी किया गया। सभी स्टेट का एग्रीगेशन फंड बनाया गया है, तो बिहार और यूपी के लिए कितना ये देखिएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल प्रयोग दक्षता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और लागत को कम करना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब हुई थी उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की जा चुकी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब भी नदी जल विवाद आता है सभी जितने जल विवाद है उभर कर सामने आ जाते हैं। और एग्जाम के दृष्टि से सभी नदी जल विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 20 से 30 वर्षों का विवाद है या उससे भी अधिक का विवाद है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और जब भी जल विवाद के बारे में चर्चा होता है तो यूपीएससी उसको खासकर पूछती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी जल विवाद उभर कर सामने आता है तो यूपीएससी उसको पूछती है विगत 1 से 2 वर्षों के अंदर। तो हो सकता है इस बार यूपीएससी में प्रश्न वो आए या पीसीएस में इस रूप से पूछे। तो चलिए देखते हैं। तो जल संसाधन विभाग ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सिंचाई परियोजनाओं के विवरण 1 माह के में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कौन संसाधन विभाग दिया है? जल संसाधन विभाग ने दिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा और गोदावरी नदी में जल उपयोग को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के बाद केंद्र सरकार ने नदियों जल उपयोग का जायजा लेने के लिए निर्णय लिया। कौन कौन किया है दर्ज, ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, किन क्यों जारी किया गया ये भी प्रश्न बन सकता है। कौन कौन विरोध दर्ज, शिकायत दर्ज किया है, ये भी आपको प्रश्न बन सकता है। तो इस रूप से देखिएगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, ये जो रिकॉल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को, तो रिकॉल इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या भविष्य में इन नदियों पर जल परियोजना का निर्माण किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इसके संबंध में इसका मुख्य उद्देश्य है। विवाद का कारण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो पूरा जल विवाद, जो गंगा, कृष्णा और गोदावरी का जल विवाद है, उसको आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं विवाद क्या है। कृष्णा और गोदावरी नदी का पर अधिकतर बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार की है। बड़ी परियोजनाएं कहने का मतलब जो 10,000 क्यूसेक का जो आपको अधिक टन का रहेगा क्षमता वाले कृषि परियोजना, उसे बहुत बड़ी परियोजनाएं कही जाती है, जो 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक का होगा। तो इस संदर्भ में बड़ी जितनी भी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जहां जल भी होगा, सिंचाई भी होगा और बाढ़ नियंत्रण भी होगा और इसके साथ बहुत से कोऑर्डिनेटर परियोजनाएं चलती हैं, तो उसमें बड़ी जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई है, ठीक। जबकि तेलंगाना ने इन नदियों पर कई लघु परियोजनाएं शुरू की गई है। लघु परियोजनाएं किन्हें कहते हैं, जो 2,000 से 5,000 के बीच हेक्टेयर वाली भूमि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो तेलंगाना हाल में एक अलग राज्य स्टेटस बना है, उसके बाद इसने लघु परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कृषि जब भी पढ़ते होंगे तो कृषि में सिंचाई बढ़ाने के लिए लघु परियोजनाएं फसल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटे छोटे चेकडैम बनाकर अपने ज़रूरतों के अनुसार सिंचाई परियोजनाएं कराई जाती हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक आपको बड़ी परियोजना है, तो वहीं तेलंगाना आपको छोटी लघु परियोजना है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। आंध्र प्रदेश इसमें क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश वर्तमान में किसी नवीन परियोजनाओं पर कार्य नहीं कर रहा है, जबकि राज्य इन नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए पुरानी कई अधूरी परियोजनाओं के तेजी से कार्य कर रहा है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का यह मानना है कि मैं कोई नया परियोजना नहीं, ना लघु ला रहा हूँ, ना बड़ी परियोजनाएं ला रहा हूँ, ठीक है। मैं जो पुराने परियोजनाएं हैं, जो मान लीजिए 15-20 वर्ष पहले की परियोजनाएं हैं, उसी को समाप्त कर रहा है और वो कार्य तेजी से कर रहा है।
तो जो भी 4 राज्य है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चारों के कार्य और व्यवहार अलग अलग हैं और चारों को आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। तो इसलिए विवाद का कारण है यही है कि आवश्यकताएं जैसी हैं उस अनुसार समाधान करने की बात की जा रही है। पर देखिए कृष्णा नदी जल विवाद क्या है। यह जल विवाद समाधान वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत स्थापित की गई थी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के तहत। ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, कैसे गठन होता है, जस्ट अभी मैं नीचे बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या है। KWDT, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को शॉर्ट में KWDT कहते हैं। कृष्णा नदी के 2060,000 मिलियन घन फीट जल में महाराष्ट्र के लिए 560 TMC, कर्नाटक के लिए 700 TMC, आंध्र प्रदेश के लिए 800 TMC निर्धारित किया था। ये कब किया था? 1969 के बाद किया था। पर वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो वर्ष 2010 में दिए गए निर्णय अधिशेष जल को 81 TMC महाराष्ट्र को दिया गया। देखिए कितना महाराष्ट्र की कमी की गई थी। फिर 177 TMC कर्नाटक को दी गई थी। फिर 190 TMC आंध्र प्रदेश को दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश को 800 से 190 कर दिया गया, आवंटित किया गया था। जबकि आंध्र प्रदेश का मानना था संपूर्ण अधिशेष 448 जो TMC जल का स्तर है उसका अधिकार है। अधिशेष जो जल का अधिकार है वो आंध्र प्रदेश का था कि हमको आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए। तो ये बात 2010 में की गई थी। विवाद बंटवारे को संबंध में इसी संदर्भ में है कि जल का विस्तृत बंटवारा नहीं किया गया है, इतना कमी किया। सभी राज्य इससे, मान लीजिए जिसको 560 मिल रहा है उसको 81 किया गया, और तो वो राज्य वस्तुतः विवाद करेगा, और जो अधिशेष के संबंध में बातें कर रहा है वो भी विवाद करेगा। और यहाँ पर बातें की जा चुकी है कि आवश्यकता के आधार पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी जस्ट, आवश्यकता के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। पर कोई भी राज्य अपने प्राप्त जो अधिकार हो गए, एक बार मिल चुका है, उसको छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा, यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। 1969 में जब जल की धाराएं अधिक थी, जल का जो TMC जो मानक था वो अधिक था, तो उस समय के आधार पर इतना बांटा गया। पर अब नदी जल में बहुत से जल स्तर में कमी आई है, जिसके कारण गोदावरी और कृष्णा नदी की जो जल स्तर है वो भी कम हुई है। तो जितनी जल होगी उसी के अनुसार बांटा भी जाएगा। तो वस्तुतः 2010 के निर्धारण में जो बंटवारा हुआ था वस्तुवश रूप से वो सही था, पर यह अधिकार क्षेत्र जो एक बार मिल चुका था उसी अधिकार को कायम करना चाहता था सभी लोग। तो यही जल विवाद का मुख्य कारण है। अंततः जो था, आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करता है। स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है, विशेष अवकाश याचिकाएं दायर करती है सर्वोच्च न्यायालय में आंध्र प्रदेश। तो इसका विवाद का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ है। तो अब कृष्णा नदी तंत्र क्या है उसे भी देख ले साथ में। जब भी यहाँ कृष्णा नदी का बात होगा वहाँ जल विवाद का, तो कृष्णा नदी भी आ जाता है। तो शॉर्ट में देख लेते क्या है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री से महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है। फिर कोयना तुंगभद्रा भीमा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से पड़ता। तेलंगाना के साथ था वो। अभी तेलंगाना के बाद अलग होने के बाद जल का बंटवारा अलग हुआ, उसका डाटा अभी तक फिलहाल नहीं है, इसलिए यह संयुक्त रूप से दिया गया है। जब डाटा आएगा उस समय इसकी चर्चा की जाएगी। गोदावरी नदी जल विवाद क्या है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, उसी तरह गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन अप्रैल 1969 में किया गया उसी के साथ, तथा न्यायाधिकरण ने जुलाई 1980 में अपना निर्णय दिया। गोदावरी जल नदी विवाद किनके बीच है। देखिए, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है, इन राज्यों के बीच है। तो किन राज्यों के बीच, इसे आप लोग देखिएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, अभी जैसे आगे मैंने बताया भी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है इसे देखते हैं।
सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के राज्यों से गुजरती है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है नदी। सहायक नदियों के साथ यह गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसके जल ग्रहण क्षमता में 49% भाग महाराष्ट्र का, 20% मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और शेष राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न बार बार सहायक नदियों का प्रश्न पीसीएस ने पूछा है, तो आप लोग इस सबको देखिएगा। अब जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन क्या है, इसके संबंध में क्या बातें, इसे देखते हैं। जब किसी राज्य सरकार के अंतर्राज्यीय नदी के बारे में जल विवाद के समय कोई अनुरोध अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत, किसके अधिनियम के तहत, 1956 के तहत प्राप्त हो, तो क्या करेगा, केंद्र सरकार या मत, या केंद्र सरकार को यह मत हो कि बातचीत के द्वारा जल विवाद समाधान नहीं हो सकता, तो केंद्र सरकार जल विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए किसी ट्रिब्यूनल विवाद का यानी ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है, जो जल विवाद ट्रिब्यूनल कहलाता है। नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये प्रश्न यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लस पीसीएस में तो बहुत बार पूछा ही गया। पीसीएस में तो ये सब क्वेश्चन फ्रंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए जल विवाद से संबंध क्या है, संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निपटारे हेतु संविधान अनुच्छेद 262 का प्रावधान है। अनुच्छेद 262(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं या सुनवाई करने से वंचित किया गया। ये दोनों तो किस अनुच्छेद में, 262(2) के तहत, अर्थात यह पूर्ण अधिकार किसे है, संसद को ही है इस पर नियम और कानून विवाद बनाने का, जो भी है। हो सकता है डिस्प्यूट का, विवाद का कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है और संसद अपने कार्य और राजनीतिक हित पूर्ति के आधार पर इसे कार्य भी करती है, पर एक वो अलग विषय है। चलिए, अनुच्छेद 262 संविधान का भाग 11 का हिस्सा है, जो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है। फिर अनुच्छेद 262 के आलोक में नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का आगमन हुआ। तो 1956 का अधिनियम का जन्म किस अनुच्छेद के तहत हुआ, ये भी पूछ सकता प्रश्न, तो 262 के तहत। इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारा हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान है, जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर आप 262 को न्यायपालिका और विधायिका को बराबर के स्तर पर देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है। किसे, यहाँ पर नोट है, अधिकरण के गठन, इसके फैसले देने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इसके बीच विवाद का एक मूल कारण भी है कि किसी जल बोर्ड का निर्धारण होता है, जल डिस्प्यूट का निर्धारण, ट्रिब्यूनल का निर्धारण, तो वो कितने समय में अपने निर्णय देगा या कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकारिया आयोग 1883 से 88 जो बना, अपना सिफारिश दिया, उसने आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलंब वाली समस्या को दूर किया गया। पर अब ऐसी मान्यता विकसित कर दी गई है कि एक समय सीमा सर्टेन 1 से 2 साल में किसी विवाद का समाधान करने का प्रयास करना है, पर मूल रूप से 56 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गहरे महासागरीय भागों में माइक्रो प्लास्टिक। ये पिछले वर्ष भी चर्चा में थी, तो यूपीएससी इससे प्रश्न पूछा था, फिर इस वर्ष चर्चा में है, तो देखते हैं क्या है। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में सागरीय जैव विविधता हॉटस्पॉट मानने जाने वाले गहरे समुद्री क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट बनने की संभावना व्यक्त की है। कार्बेज जिसे बोला जाता है, समुद्र में कार्बेज है, तो आप लोग होमवर्क के तौर पर बताइएगा कि ये हॉट स्पॉट कार्बेज जो होता है समुद्र में कहाँ कहाँ है। पूरे विश्व में जो महासागर हैं, महासागर में कहाँ कहाँ पर कार्बेज बनता है, किन किन महासागरों पर। होमवर्क के तौर पर आप लोग हमें बताइएगा या कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। माइक्रो प्लास्टिक को समुद्री सतह के नीचे एक प्रमुख प्रदूषक माना जाता है, लेकिन समुद्र में गहरे भागों में इसके विसरण और संकेंद्रण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के समय सटीक जानकारी का अभाव है। यह ऊपरी सतह पर तो पता चल जाता है, पर आंतरिक सतह पर इसका क्या है, संगठन क्या है, संकेंद्रण स्तर, सटीकता की जानकारी नहीं मिल पाती है। शोधकर्ताओं द्वारा माइक्रो प्लास्टिक के स्थानिक वितरण, इसके गहरे समुद्र में अवतरण की प्रक्रिया, गहरे महासागरों के जैव विविधता हॉटस्पॉट पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अब माइक्रो प्लास्टिक क्या है, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं।
इसमें माइक्रोबिट्स भी कहते हैं ने, जैसे 1 मिलीमीटर से कम आकार के ठोस प्लास्टिक के कण को भी शामिल किया जाता है। जो सौंदर्य प्रसाधन अर्थात जो भी आप कॉस्मेटिक की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक यूज होता है, जिसका 1 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं। तो जैसे आप लोग जितने भी लड़कियां यूज़ करती है, लेडीज़ यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक के सामान, उसमें प्लास्टिक होता है, आप लोग ध्यान से यूज़ किया कीजिएगा। फिर व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने के कारण ये माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में जाता है। सौंदर्य प्रसाधन तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण ऐसे प्लास्टिक जिनका पुनर्विक्रमण दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे सूर्य के तापन और अन्य भौतिक क्रियाओं के लिए कारण टूटने कारण बनता है। ये सब चीज़ें साथ में होती है। निष्कर्ष के तौर पर कहा गया कि जिस प्रकार थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, यह क्या है इसके नीचे चर्चा है, पर यहाँ पर आप देख लीजिए थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन के अवसादों के समुद्री तल में जमाव से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार यह माइक्रोप्लास्टिक के वितरण को नियंत्रित करके माइक्रो प्लास्टिक हॉट स्पॉट का निर्माण करता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, माइक्रोप्लास्टिक हॉट स्पॉट निर्माण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है? तो थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन के उत्पन्न से जल धाराएं गहरे सागरीय भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, इसलिए गहरे सागरीय भागों में जैव विविधता हॉटस्पॉट माइक्रोप्लास्टिक हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना रहती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए ये समुद्र का जल स्तर है, ये गहरे तह है इसका समुद्र का, ये जल स्तर है। ये सर्कुलेशन ये होता है कि जो भी जल स्तर है तो ये नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है। तो ये जो स्तर है तो ये जो भी यहाँ पर होगा हॉट स्पॉट के जो सर्कुलेशन है वो इसे ले जाके सतह पर ले जाके छोड़ देता है, फिर जाके वो ऊपर आता है। जब यहाँ तह पर जाता है तो ये जो हॉट स्पॉट बनता है तह में बनने का यही कारण है थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन। चलिए ये क्या होता है थोड़ा उससे पहले एक पॉइंट है, इन गहरे सागरीय भागों में पाए जाने वाले बेथन्स और अथवा तलीय जीव माइक्रोप्लास्टिक से प्रभावित होते हैं। जो भी तल पर जीव होंगे वो प्रभावित होंगे। अब थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन क्या है उसे देखते हैं। महासागरीय धाराएं सामान्यतः समुद्री सतह से 100 मीटर की ऊंचाई तक चलने वाली वायु उत्पन्न होती है। हालांकि समुद्री गहरे भागों में ये समुद्री धाराएं पाई जाती हैं। वस्तुतः ये 100 मीटर की ऊंचाई पर अधिक देखी जाती है, पर ये गहरे समुद्री भागों में भी होते पाए जाते हैं। सागरीय धाराएं उनकी गहराई के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वो कौन कौन से वर्ग है देखते हैं। सतही धाराएं सरफेस करंट है। ये धाराएं महासागरीय लगभग 400 मीटर गहराई तक चलती है तब महासागरों संपूर्ण जल के लिए लगभग 10% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। 400 मीटर गहराई तक ये जो है सर्कुलेशन है चलती है, जिसमें 10% भाग का यह अपने कार्य क्षेत्र में समाहित करती है। 10 या संपूर्ण जल का 10% भाग प्रतिनिधित्व करता है। फिर गहरी सागरीय महासागरीय क्या डीप ओशन करंट क्या है, यह 90% समुद्री जल का वहन करती है। ये धाराएं पानी के घनत्व के अंतर से उत्पन्न होती है, जिससे तापमान और लवणता को नियंत्रित करती है। इस घनत्व के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले सागरीय धाराओं के प्रक्रिया को थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो ऊपर होगा लवण और तापमान वो नीचे आता है और नीचे बदलता है, बदलने के स्वरूप जल धाराओं के रूप में जो भी चीज़ें अंतर होता है तो इसे थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। और ये किस कारण होता है? तापमान में अंतर, उसके घनत्व में अंतर के कारण होता है। तापमान और लवणता में अंतर होता है तो नियंत्रित करता है। इस संदर्भ में घनत्व जैसे ही जैसे कम होगा उसी में प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य संकट और अन्य उत्पन्न चिंताएं हैं, और ये कोविड के संबंध में महत्वपूर्ण है। कोई की नवीन चिंताएं उत्पन्न की गई है, वो क्या है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन WTO WHO ने के अधिकारियों ने यह साझा बयान दिया है कि आने वाले समय
जो दिन होंगे या समय होंगे उसमें वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है। अर्थात कमी होगी वैश्विक खाद्य पदार्थों वैश्विक बाजार में। तो इस प्रकार क्या है खाद्य संकट क्या होता है, इसे देखते हैं। खाद्य संकट धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुंच के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो धन या अन्य संसाधन के अपर्याप्तता के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच न बना पाना खाद्य संकट है। खाद्य संकट के दौरान लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। खाद्य संकट मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, मध्यम स्तरीय संकट, एक गंभीर खाद्य संकट। तो मध्यम स्तरीय खाद्य संकट उस स्थिति जिसमें लोगों को कभी कभी खाद्य की अनियमितता उपलब्धता की कमी होगी और उन्हें भोजन की मात्रा गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। ये मध्यम स्तर का है कि कभी कभी होता है, ये जरूरी लगातार लंबे समय तक होगा ऐसा नहीं। कभी कभी मान लीजिए 1 महीने हुआ तो अगले दूसरे महीने से यह सर्कुलेशन सही हो जाएगा। पर गंभीर खाद्य संकट ये होता है क्या, उस स्थिति को कहते हैं जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन पर्याप्त आहार की उपलब्ध नहीं हो पाता है, लंबे समय तक यथावत रहने के कारण स्थिति भूख की समस्या होती है। ये लगातार होता जाएगा, 1 से 2 से 3 महीना 4 महीना इस तरह आपको लगातार समय का होगा ये खाद्य की अनुपलब्धता। भारत में 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति का दौर चला था जिसमें खाद्य उत्पन्न की काफ़ी सुधार हुआ था, खाद्यान्न की समस्या। फिर हरित क्रांति सफलता के बावजूद इसके कहकर आलोचना की गई केवल गेहूं और चावल। तो खाद्य संकट केवल गेहूं और चावल के उत्पादकता के प्राप्त कर लेना इससे ही समाप्त नहीं हो सकता। उसके साथ पौष्टिक जो भोजन होंगे उसका भी उत्पादन सही तरीके से जितने चावल और गेहूं के उत्पादन से होता है उतना स्तर पर करना होगा। हालांकि द्वितीय कृषि जो हरित क्रांति उसमें यह इसका समाधान ढूंढा जा रहा है, पर उसे भी धरातल पर आने के लिए समय लगेगा। तो चलिए, हालांकि आंकड़े यह भी बताती है कि भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे भारत में, आंकड़े ये भी बताते हैं। अब खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट में के अनुसार यह है कि भारत में तकरीबन 14.8% जनसंख्या कुपोषित है। यह चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी, कुछ डाटा। अब नेक्स्ट है, आज टॉपिक ज़्यादा हो गया, 2 दिनों का टॉपिक है, थोड़ा सा आज DNA लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से देखिएगा। एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे गुजरात राज्य में वन विभाग द्वारा राज्य में गिर जंगलों और सौराष्ट्र में कुछ हिस्सों में पाए जाने एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। क्या है, गुजरात वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 में की गई गणना के तुलना में राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में लगभग 29% की वृद्धि हुई। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की। ये संपूर्ण राज्य का नहीं बोला, भारत का नहीं बोल रहा, आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल यह गिर और जो आसपास के क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, उसके लिए है। वन विभाग द्वारा नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में राज्य एशियाई शेरों कुल जो संख्या राज्य में गुजरात में 674 बताई, जबकि शेष 15 में या 523 है। आप लोग ये बताइएगा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया गया था, होमवर्क के तौर पर आप लोग ये बताइएगा कि भारत में एशियाई शेर की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही इस दौरान राज्य में एशियाई शेरों की प्रवास क्षेत्रफल में 36% की वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में राज्य के एशियाई शेरों प्रवास क्षेत्रफल 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर अब बढ़कर 30,000 किलोमीटर अर्थात 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है। एशियाई शेर क्या होता है, इसके संबंध में UPSC 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो PCS में शायद इससे पूछ दे। तो क्या है, एशियाई शेर का वैज्ञानिक पैंथेरा लियो पर्सिका है। इसे वैज्ञानिक नाम के तौर पर इसे ये बोला जाता है। ये मुख्यतः गिर के जंगलों, जूनागढ़, अमरेली और भावनगर जिलों में संरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। एशियाई शेर को भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, सूची 1 या 2 में किस में रखा गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर से IUCN जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, जो रेड लिस्ट जारी करता है, उसमें
एशियाई शेर को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। शेरों की जनगणना की शुरुआत कब से हुई है वो देखते हैं। प्रथम जनगणना 1936 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है 1965, वन विभाग ने नियमित रूप से 5 वर्ष पर शेरों की जनगणना करता है। तो नियमित रूप से कब से प्रारंभ? 1965 से हुआ है। 6, 8 और 11 जनगणना को एक एक वर्ष के देरी से भी किया गया था। ये कुछ तथ्य हैं। अब 2018 में कुछ अन्य तथ्य इसके संदर्भ में देख लेते हैं। 2018 में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। तो प्रश्न, तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना किसके संबंध में जारी की गई है? तो इसे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक, वर्ष 1918 में केनाइन डिस्पेट वायरस और बेबीसियोसिस नामक 2 वायरस है, उससे 20 अधिक शेरों की मृत्यु हुई। प्रश्न यहाँ से हो सकता है पूछ दे किस वायरस के कारण गिर एशियाई शेरों की मृत्यु का कारण बना था। तो विवाद का कारण उस दौर रहा था 2008-18 में ये, तो वायरस के संदर्भ में आप लोग चर्चा देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन। अरब देश में अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात UAE पहला देश बनेगा जो मंगल मिशन भेजेगा। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की तो 14 जुलाई को अपने होप मार्स मिशन को लॉन्च करेगा। इस लॉन्च के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर इस प्रकार मिशन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, PCS के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन पहला अरब देश है जिसने मंगल मार्स की घोषणा की है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, विशेषज्ञों का यह मत है कि यह मिशन संयुक्त अरब अमीरात के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अरब देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत से कार्य और प्रगति की जाएगी जो इस क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर यह मिशन आगामी 14 जुलाई की अपनी यात्रा शुरू कर संभवतः फरवरी 2021 में मंगल ग्रह तक पहुँचेगा। तो 2021 तक टारगेट रखा गया, फरवरी तक। तो ये प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा UAE स्पेस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। फिर संयुक्त अरब अमीरात की इस अंतरिक्ष जो परियोजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इस मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो 2014 में, और जुलाई 2020 में इसको भेजा जाएगा। इसका लक्ष्य पहुँचेगा कब? 2021 में। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। UAE अंतरिक्ष यान को जापान से लॉन्च किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, जापान से लॉन्च किया जा रहा है इस अंतरिक्ष यान को। चलिए, नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात UAE के अनुसार इस मिशन में मंगल ग्रह को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त की जाएगी उसे सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संस्थाओं द्वारा भविष्य में अध्ययन के लिए किया जा सकेगा। इसलिए यह मिशन अरब देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक मंच पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होंगे। जो भी इसके डाटा होगा ये पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होगा, और इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसे सर्च कर देख सकते हैं क्या इससे संबंधित डाटा जारी किए जाएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और आज DNA में इतना ही, भले 38 मिनट का आज हो गया है, तो आप लोग आज थोड़ा सा पेशेंस बनाकर DNA को देखिए। कोई महत्वपूर्ण DNA आज का था। आज जो भी प्रश्न है, संबंधित प्रश्न है, 8:30 बजे चलिए आप लोग से मिलते हैं। जो भी संबंधित क्यूरी हो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हैं उससे इस नंबर पर साझा कर सकते हैं। और UPSC का टेस्ट प्रारंभ है 14 तारीख से। आप लोग जो भी है इच्छुक हो जुड़ सकते हैं, और जो भी PCS BPSC के लिए टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी निरंतर चल रहा है, पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है। साथ ही जो भी आपकी समस्याएं जैसे UP PCS की टेस्ट चल रही है उसमें आप जुड़ सकते हैं। DNA के डेली टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर आप चीज़ों से अवगत हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अमर कुमार आप लोग विदा लेता हूँ। आप लोग मस्त रहिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।